आज वेल्डर के एक और पेपर को सोल्व करने हम जा रहे हैं। ये जो पेपर है ये बहुत ही एडवांस होने वाला है क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। तो यानी कि इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे एडवांस टेक्नोलॉजी की, एडवांस वेल्डिंग के ऊपर आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज हम सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, हाई वेल्डिंग करंट, स्मूथ बीड और डीप पेनिट्रेशन। ये तीनों गुण जो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर हाई वेल्डिंग करंट का भी उपयोग किया जाता है, उससे जो बीड बनती है वो भी स्मूथ बीड बनती है, और इसका जो पेनिट्रेशन हमें मिलता है वेल्डिंग से वो भी डीप पेनिट्रेशन, यानी कि अच्छा पेनिट्रेशन वहाँ पे मिलता है। तो बहुत ही अच्छी वेल्डिंग है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जिसकी विशेषताएं आपको यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मिग वेल्डिंग, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा स्टेटमेंट है जो कि मिग वेल्डिंग के बारे में असत्य है, गलत है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन, क्या आएगा बताइए, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, आर्क इज नॉट विजिबल टू द ऑपरेटर, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि जो वेल्डिंग ऑपरेटर यानी कि वेल्डर होता है उसको मिग वेल्डिंग के दौरान आर्क दिखाई नहीं देती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, गलत है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स रेफर्स टू हाउ फिलर मेटल इज डिपॉजिटेड टू द बेस मेटल टू फॉर्म द वेल्ड बीड, यानी कि क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है मिग वेल्डिंग के अंदर जॉब के ऊपर बीड बनाने के लिए जो फिलर मेटल जॉब के ऊपर डिपॉजिट होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको किस वर्ड के माध्यम से समझा जा सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मेटल ट्रांसफ़र, यानी कि मिग वेल्डिंग के अंदर मेटल ट्रांसफ़र के 4 मोड बताए गए हैं। उनके हिसाब से हम मेटल डिपॉजिट को समझ सकते हैं कि वेल्डिंग बीड बनाने के लिए फिलर मेटल किस प्रकार से पिघलकर जॉब के ऊपर डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मेटल ट्रांसफ़र। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सूटेबल सील्डिंग गैस फॉर मिग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि मिग वेल्डिंग के द्वारा एल्यूमिनियम को अगर हमें वेल्ड करना है तो उसके लिए सबसे सूटेबल सील्डिंग गैस कौन सी होगी, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच सील्डिंग गैस इज सूटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील बाई गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये भी मिग वेल्डिंग का ही क्वेश्चन है, यानी कि मिग वेल्डिंग के द्वारा यदि हमें माइल्ड स्टील को वेल्ड करना है तो उसके लिए सबसे सूटेबल सील्डिंग गैस कौन सी होगी। तो इसमें भी हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस बेसिकली डिपेंड ऑन, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग जो प्रोसेस होता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ओमिक रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस है ये एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर जो हीट जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है, जिसका उपयोग हम वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वेल्ड मेटल solidifies बिफोर द गैस इंटरप्टेड इन इट कैन एस्केप द डिफेक्ट काउज विल बी, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वातावरण के अन्य गैसें भी उस पिघले हुए वेल्ड पूल में प्रवेश कर जाती हैं। यदि वो वेल्ड मेटल के अंदर प्रवेश की गई गैसें बाहर निकलने से पहले ही हमारा वेल्ड बीड सॉलिड हो जाता है या हमारा पिघला हुआ मेटल सॉलिड हो जाता है, तो उसकी वजह से कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट
उस वेल्डिंग बीड के अंदर आ सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, पोरोसिटी, यानी कि बारीक बारीक होल उस हमारे वेल्डिंग बीड के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्लक्स इन द फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड कंटेन्स डीऑक्सीडाइजर्स। देयर फंक्शन इज टू रिएक्ट विथ फिलिंग द ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द वेल्ड एरिया फॉर्म हार्मलेस कंपाउंड। यानी कि फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड के फ्लक्स में डीऑक्सीडाइजर्स रहते हैं। ठीक है, उनका कार्य है वेल्ड क्षेत्र में मौजूद किस पदार्थ के साथ वे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक हानिकारक यौगिक बनाते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। यानी कि फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग के अंदर हम जो फ्लक्स यूज करते हैं वो डीऑक्सीडाइजर्स रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, वेल्ड क्षेत्र के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ अभिक्रिया करता है और एक हानिकारक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 4 मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर इन GMAW, विच वन इज कंसिडर्ड लीस्ट डिजायरेबल। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि GMAW यानी कि मिग वेल्डिंग के अंदर जॉब के ऊपर फिलर मेटल डिपॉजिट होता है वो कितने प्रकार से होता है, वो होता है 4 प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि मिग वेल्डिंग के अंदर सबसे कम डिजायरेबल यानी कि सबसे कम उपयोगी मेटल ट्रांसफर मोड कौन सा है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबुलर ट्रांसफर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग यूजेज फिलिंग द ब्लैंक्स इलेक्ट्रोड। यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग के अंदर किस प्रकार का इलेक्ट्रोड हम उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डिस्क। यानी कि गोल पहिए के आकृति जैसा इलेक्ट्रोड हम सीम वेल्डिंग के अंदर उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज क्रिएटेड बाय ब्लैक स्मिथी फायर। किस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर जॉब को जॉइंट करने के लिए हम जो हीट उत्पन्न करते हैं वो एक ब्लैक स्मिथी फायर यानी कि जो लोहारी भट्टी होती है उसके द्वारा उत्पन्न कराते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, फोर्ज वेल्डिंग के अंदर। यानी कि अगर हमें फोर्ज वेल्डिंग करनी है, फोर्जिंग करनी है मेटल की, तो उसके लिए जो हीट चाहिए वो किससे हमें प्राप्त होगी, ब्लैक स्मिथी फायर यानी कि लोहारी भट्टी से। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई प्रेशर इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। क्या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग करते समय प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नो, यानी कि नहीं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर वेल्डिंग करते समय हमें जॉब के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फ्लक्स। किस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर हमें फ्लक्स की ज़रूरत होती है यानी कि फ्लक्स डालने की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जिसके अंदर हमें वेल्डिंग करते समय दानेदार फ्लक्स वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर डालना पड़ता है। अदरवाइज टिग वेल्डिंग हो गई, मिग वेल्डिंग हो गई और मैग वेल्डिंग हो गई, इन तीनों के अंदर हम वेल्ड मेटल को जो शिल्डिंग देते हैं वो गैस की सहायता से देते हैं। शिल्डिंग गैस की सहायता से हम हमारे वेल्ड मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के अंदर हमें वेल्ड मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लक्स की आवश्यकता होती है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ एन इनर्ट गैस एज यूज्ड इन मिग वेल्डिंग। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इनर्ट गैस क्या है
जो कि हम मिग वेल्डिंग के अंदर उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए गैस दैट डज नॉट केमिकली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट टू हेल्प प्रोड्यूस ए क्वालिटी वेल्ड। यानी कि जो इनर्ट गैस होती है वह एक ऐसी गैस होती है जो किसी भी प्रकार के पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, और जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारे वेल्ड मेटल की ये क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है, और एक अच्छा वेल्ड प्रोड्यूस करने में ये सहायता करती है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम इनर्ट गैस कहते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द फ्लक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग हैज़। यानी कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर हम जो फ्लक्स यूज़ करते हैं वो किस प्रकार का होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी कि उस फ्लक्स की जो गुण होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, ठीक है। इस प्रकार का फ्लक्स हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की विशेषता नहीं है, ठीक है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इट्स वेल्डिंग स्पीड इज स्लो। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग है इसकी स्पीड बहुत ही कम है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की स्पीड भी अच्छी है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो है वर्टिकल पोजीशन में की जाती है, ठीक है, और इसके द्वारा जो वेल्डिंग प्राप्त होती है वो इसकी टफनेस जो है कम रहती है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, वेल्डिंग स्ट्रक्चर बनता है वो ग्रेनुलर बनता है। ये सारे जो हैं इसके करैक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है कि वेल्डिंग स्पीड स्लो रहती है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग विल हैव ए टेम्परेचर ऑफ। यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो वेल्डिंग है इसके अंदर जो टेम्परेचर बनता है, वेल्ड जॉइंट बनाने के लिए जो टेम्परेचर बनता है वो कितना बनता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 3200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू थर्मिट वेल्डिंग। यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा स्टेटमेंट है जो कि थर्मिट वेल्डिंग के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग के बारे में सही है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो देख लीजिए, इट इज़ हैजार्डस ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। यानी इस थर्मिट वेल्डिंग जो है इसके अंदर जो टेम्परेचर बनता है बहुत हाई बनता है, जिसकी वजह से ये खतरनाक है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो देख लीजिए, वंस दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड इट कैन नॉट बी स्मूथ हेडेड। यानी कि अगर एक बार थर्मिट वेल्डिंग को स्टार्ट कर दिया तो वो बीच में नहीं रुक सकती, वो पूरा केमिकल रिएक्शन होके ही रुकेगा, उससे पहले हम उसको बीच में रोक नहीं सकते। तो थर्मिट वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बीच में नहीं रोका जा सकता, ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है, दिस प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए पोर्टेबल फाउंड्री। ये जो थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस है ये एक पोर्टेबल फाउंड्री के माध्यम से ये वेल्डिंग प्रोसेस किया जाता है। तो आपने देखा होगा रेल की पटरियों को जो जोड़ते हैं वो थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा ही जोड़ते हैं, और इसके लिए एक पूरा सेटअप होता है, एक फाउंड्री होती है जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन डाला जाता है, केमिकल डाले जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड वगैरह ये सब चीज़ें डाली जाती है। तो उनके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो किसके अंदर होती है, फाउंड्री के अंदर होती है। यानी कि जो थर्मिट प्रोसेस है एक फाउंड्री के अंदर होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, थर्मिट वेल्डिंग के बारे में सत्य है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन two wires of different metal are twisted together and heat applied to the junction, an EMF is produced. This effect is used in a thermocouple to measure. यानी कि यदि
दो अलग अलग तारों को आपस में मरोड़ कर, ठीक है, और उसके ऊपर हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, उस वायर के चारों तरफ EMF जनरेट यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेम्परेचर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंक्रीजेज इन कार्बन कंटेंट ऑफ द मेटल विल फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मेटल के यानी कि धातु के कार्बन कंटेंट में यदि बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि किसी मेटल के अंदर यदि कार्बन कंटेंट बढ़ा दिए जाएं तो क्या होगा, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, रिड्यूस वेल्डेबिलिटी। यानी कि वेल्ड होने की जो उसकी क्षमता है, मेटल की जो वेल्ड होने की क्षमता है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द टर्म रिपल रेफर टू अस रिगार्ड वेल्डिंग जॉइंट। यानी कि वेल्डिंग जॉइंट के बारे में जो एक वर्ड आता है रिपल, वो क्या बताता है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, शेप ऑफ द वेल्ड बीड। यानी कि वेल्ड बीड की कैसी आकृति है उसके बारे में अगर कोई वर्ड बताता है वेल्डिंग के अंदर तो वो उसे क्या कहते हैं, रिपल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हीटिंग ऑफ ए जॉइंट इमीडिएटली आफ्टर वेल्डिंग इज कॉल्ड। यानी कि वेल्डिंग करते ही, यानी कि वेल्डिंग करने के तुरंत बाद ही अगर जॉब को हम गर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ट हीटिंग, ठीक है। वेल्डिंग करने के जस्ट बाद में जॉब को गर्म करना क्या कहलाता है, पोस्ट हीटिंग कहलाता है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द ओरिजिनल मेटल बीइंग जॉइंट बाय वेल्डिंग इज कॉल्ड। यानी कि वह मुख्य धातु जिसको हमें वेल्डिंग करना है वह क्या कहलाती है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बेस मेटल, ठीक है। यानी कि जिन पार्टों को हम जॉइंट करते हैं उनको ओरिजिनल मेटल कहते हैं, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, बेस मेटल भी कहते हैं। आगे बात समझ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर सम शॉर्ट टर्म सिम्टम्स ऑफ आर्क आई और वेल्डर्स फ्लैश। यानी कि वेल्डिंग के दौरान यदि आपको आर्क आई या वेल्डर्स फ्लैश भी जिसको कह सकते हैं, यदि आर्क आई हो जाती है तो उसके क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सट्रीम आई पेन। यानी कि आपको तेज़ दर्द होगा, हेडेक यानी कि सिर दर्द होगा, और नाक से इनसे पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको वेल्डिंग के बाद में दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके आर्क आई हो गई है, यानी आँखों में वेल्डिंग लग गई है। आपने जो आर्क निकलती है उसको नंगी आँखों से देख लिया है। तो इसकी वजह से आपको 1 दिन या 2 दिन के लिए ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको वेल्डिंग नहीं करना है, रेस्ट करें, ठीक है, और डॉक्टर से सलाह लें। साथ में अपनी आँखों के ऊपर आलू को काटकर आलू भी बांध सकते हैं, चाय पत्ती भी उबालकर, और चाय की पत्ती भी आप अपनी आँखों के ऊपर कपड़े में लपेट के बांध सकते हैं, जिससे कि इसमें काफ़ी राहत भी मिलती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग ए नॉन कंज्यूमेबल सिलेंड्रिकल टूल इज कॉल्ड। यानी कि वह कौन सी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर एक नॉन कंज्यूमेबल सिलेंड्रिकल टूल उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग। फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग के अंदर ये नॉन कंज्यूमेबल सिलेंड्रिकल टूल उपयोग किया जाता है और वेल्डिंग की जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस पेपर के 50 में से 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे, तो तैयारी करते रहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।